एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे किन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने क्लासिकल इकोनॉमिक्स की थ्योरी कवर करी थी। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हो तो आप आई कार्ड पर जाकर चेकआउट कर लेना, आपको वो वीडियो वहां पे मिल जाएगी। तो मेरा नाम है दिव्यांशु शर्मा, मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। आपको इस चैनल पे क्लास 11th इकोनॉमिक्स से लेकर के मास्टर्स इकोनॉमिक्स की सारी वीडियोज मिल जाती है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन आज की थ्योरी के अंदर किन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर अपन किन्सियन थ्योरी की बात करें तो किन्सियन थ्योरी क्या बताते हैं, तो किन्सियन थ्योरी ये बताती है, सबसे पहले तो किन्स आए थे, इनसे पहले आई थी थ्योरी ऑफ क्लासिकल। अब जब क्लासिकल की थ्योरी आई थी तब उसके अंदर बहुत सारे डिफेक्ट्स थे। अपन ऐसे कह सकते हैं कि उसके अंदर बहुत सारे फेलियर हुए। तो जैसे ही 1930 के अंदर आया था ग्रेट डिप्रेशन। क्या था? ग्रेट डिप्रेशन। अब ग्रेट डिप्रेशन आने की वजह से जो क्लासिकल थ्योरी थी कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, क्या कहते थे ये? सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, कि मतलब जितनी भी मार्केट में सप्लाई होगी वो अपनी डिमांड खुद क्रिएट कर लेगी। अब क्या हुआ ग्रेट डिप्रेशन आने की वजह से कि जो मार्केट में सप्लाई तो थी, बाकी उसकी डिमांड कोई नहीं हो रही थी। लोग वस्तु नहीं बेच पा रहे थे, गुड्स बेच नहीं पा रहे थे। तो अब गुड्स नहीं बेच पा रहे थे, उसकी वजह से क्या हुआ? उनकी डिमांड नहीं हो रही थी। अब जब उनकी डिमांड नहीं हुई तो ये थ्योरी क्या हो गई? फेल हो गई। तो किन्स ने क्या किया? इसको क्रिटिसाइज किया और कहा कि ये क्लासिकल थ्योरी बिल्कुल वेस्ट है, क्लासिकल थ्योरी बिल्कुल मान्य नहीं है। इन्होंने कहा कि जो क्लासिकल थ्योरी है ना, ये मान्य नहीं होगी। सप्लाई कभी खुद की डिमांड क्रिएट नहीं करती, डिमांड होती है फिर अपन सप्लाई करते हैं। इस टाइप की इन्होंने बात कही। तो इसके अंदर देखो क्लासिकल थ्योरी फेल हो गई थी कब? 1930s के आसपास, जब ग्रेट डिप्रेशन आया था। तो उसके अंदर क्या हुआ? ग्रेट डिप्रेशन के बाद किन्स ने क्रिटिसाइज किया इस थ्योरी को कि ये थ्योरी मान्य नहीं है, कि थ्योरी अप्लाई ही नहीं होती है। तो ही ऑल्सो क्रिटिसाइज द अजम्पशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। इन्होंने कहा कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट का अजम्पशन आपने लिया है वो सही नहीं है। इन्होंने कहा कि फुल एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिक अचीव नहीं होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव किया जाता है और बहुत हम कोशिश कर ले, बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ा ले, इन्वेस्टमेंट कर ले, कुछ भी कर ले, बाकी फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करना क्या होता है? बहुत रिस्की होता है, इन्होंने ये कहा। तो इन हिज बुक इन्होंने कहा द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी इन 1936। तो इन्होंने अपनी एक बुक निकाली जिसके अंदर इन्होंने थ्योरी दी और उसी थ्योरी से इन्होंने एक किन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी पार्ट हुई, या जिसको अपन कह सकते हैं थ्योरी ऑफ इफेक्टिव डिमांड या प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड भी इसको अपन कहते हैं। तो इन्होंने 1936 के अंदर एक बुक निकाली थी, उस बुक के अंदर इन्होंने इफेक्टिव डिमांड का कॉन्सेप्ट दिया था और उसी से ही अपन ने एक थ्योरी का कंस्ट्रक्शन किया है, कि मतलब वही चीजें लेकर के इन्होंने ये थ्योरी बनाई है। ठीक है। अब ये जो थ्योरी थी, जैसे कि पहले वाली क्या थी? सप्लाई ओरिएंटेड थी, कि सारी चीजें सप्लाई पे बेस्ड थी। ठीक है। ये जो थ्योरी थी वो किस पे बेस्ड थी? डिमांड ओरिएंटेड थी। किस पे बेस्ड थी? डिमांड पे बेस्ड थी, कि जो भी चीज होगी वो क्या होगी? पहले डिमांड होगी फिर जाकर के हम सप्लाई करेंगे, ऐसा इन्होंने कहा। अब आते हैं अपन इसके अजम्पशंस पे। जब इन्होंने ये थ्योरी दी है तो इसमें क्या अज्यूम किया है? तो सबसे पहले इन्होंने कहा है कि शॉर्ट रन की बात करते हैं। वैसा अपन अपन लॉन्ग रन पे नहीं चलते, क्योंकि क्लासिकल जो थे वो लॉन्ग रन पे बिलीव करते थे कि लंबे टाइम में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लंबा टाइम आने दो। इन्होंने कहा कि यार लंबा टाइम देखा किसने है? अपन को किस पे बात करनी है? शॉर्ट रन पे बात करनी है। अभी के टाइम पे जो काम हो रहा है तो उस पर ध्यान दो, लॉन्ग टाइम में अपन सब मर जाएंगे, ऐसा इन्होंने एक बात करी है। तो इन्हें शॉर्ट रन एनालिसिस की बात करी। और अपन जानते हैं कि जब शॉर्ट रन की बात करते हैं तब उसके अंदर कैपिटल और टेक्नोलॉजी क्या रहती है? फिक्स्ड रहती है। ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि अपन शॉर्ट रन की बात करते हैं और टेक्नोलॉजी और कैपिटल एकदम से चेंज नहीं होती है। ठीक है। इसने कहा कि मनी वेजेस रिजिडिटी। अब जो मनी वेज है, जैसे कि अपन ने क्लासिकल में देखा था कि मनी वेज फ्लेक्सिबल है। अगर ज्यादा वस्तु बनानी है, ज्यादा गुड्स बन रहे हैं तो वो कम हो जाते हैं, और कम गुड्स बन रहे हैं तो वो बढ़ जाते हैं। तो इस टाइप की चीजें होती है, तो उसके अंदर चेंजेस चलते रहते हैं। तो इन्होंने कहा कि नहीं, चेंजेस कुछ नहीं होंगे, मनी वेज रिजिडिटी होगी। तो मतलब अगर प्राइस इतनी है तो वो उतनी की उतनी ही रहेगी, इन्होंने कहा। ठीक है। वेज डोंट फॉल इजिली। तो मतलब जो भी वेजेस है, अगर अभी किसी पर्सन को 100 रुपीज पर डे के मिल रहे हैं तो वो कभी भी 90 नहीं हो पाएंगे, और मतलब अगर होंगे भी तो बहुत मुश्किल से होंगे और नहीं ही होंगे, ऐसा इन्होंने बात करी। एग्रीगेट डिमांड डिटरमाइंस आउटपुट। इन्होंने कहा कि जो एग्रीगेट डिमांड है उससे क्या मिलेगा? हमको आउटपुट मिलेगा। कैसे? जितनी डिमांड होगी उतना ही हम बस गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे। तो फर्म एडजस्ट प्रोडक्शन टू मीट डिमांड। तो मतलब फर्म क्या क्या करती है? डिमांड मीट करती है। जैसे अगर अपन ने मार्केट डिमांड, जो अपन मार्केट डिमांड की बात करते हैं, या एग्रीगेट डिमांड जिसको बोल दो मैक्रो में, एग्रीगेट डिमांड जितनी हुई है, मतलब 100 गुड्स की डिमांड है, 1000 गुड्स की डिमांड है, तो पहले ये पता चलेगा किसी कंपनी को कि 1000 गुड्स की डिमांड है, फिर वो जाके उसको क्या करेगी? फुलफिल करेगी और 1000 गुड्स सप्लाई करेगी। राइट।
फिर इसके बाद अपन देखते हैं इक्विलिब्रियम इज लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट। जो इक्विलिब्रियम होगा, जो हमको एक इक्विलिब्रियम मिलेगा जहां पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे कट करेगी, वो क्या होता है, लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन इतनी आसानी से नहीं मिलती है, ऐसा इन्होंने कहा। फिर ये कहते हैं इक्विलिब्रियम इज लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया। अपन किसी बात करते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी की, तो इसके अंदर जो इकोनॉमी क्या है, क्लोज्ड है। क्लोज्ड यानी है बंद है, बंद है कि जो इकोनॉमी है वो खुली भी नहीं है, दूसरे लोग ट्रेड नहीं कर सकते, अपन ना कोई गुड्स बाहर बेच सकते हैं, ना कोई गुड्स अपने देश में आ सकते हैं। फिर इन्होंने कहा कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मतलब परफेक्ट कंपटीशन। अब जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की बात करते हैं माइक्रो में, उसका की अजम्पशंस ले लो कि यहाँ पे कोई भी पर्सन गुड्स को मैन्युफैक्चर कर सकता है, बना सकता है, मार्केट में एंटर हो सकता है, जा सकता है, सबको पूरी नॉलेज है वगैरह वगैरह, ये सारी अजम्पशंस इसके अंदर इन्होंने मान ली है। ओके। फिर इन्होंने एक और चीज अज्यूम करी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न लगेगा, कि जैसे जैसे अगर अपन को प्रोडक्शन बढ़ाना होगा वैसे वैसे अपन को लोगों को एम्प्लॉय करना होगा, और एम्प्लॉय जब अपन उनको करेंगे तो उससे क्या होगा, डिमिनिशिंग रिटर्न मिलेगा। कि मतलब एक पर्सन लगाया, उससे 10 का मिला, फिर दूसरा लगाया तो 8 7 6 5 ऐसे डिमिनिशिंग होता रहेगा। ठीक है, यानी इंक्रीजिंग कॉस्ट की, यानी हर एक गुड्स का कॉस्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती रहेगी। क्लियर है। ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो माइक्रो का आपको कॉन्सेप्ट समझना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न समझना, या फिर इंक्रीजिंग कॉस्ट डिक्रीजिंग कॉस्ट, ये सारी चीजें आप समझना। और नहीं समझ में आ रही तो अपने चैनल पे ही बनी हुई है, तो आप उसको देख लेना। ठीक है। नो गवर्नमेंट रोल, तो इन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट का रोल है ना, जो गुड्स प्रोवाइड करवाना, जैसे अपने देश के अंदर जो अपन राशन कार्ड से गुड्स वगैरह ले लेते हैं, कम दामों पे ले लेते हैं, तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट का काम नहीं है। गवर्नमेंट का काम सिर्फ इतना सा है कि वो अपने सेफ्टी देखेगी, और कोई गुड्स प्रोवाइड करवाना, मार्केट को कंट्रोल करना, ये गवर्नमेंट का वर्क नहीं है। इन्होंने ये चीज कही है। ओके। ये चीज इन्होंने अजम्पशंस ली है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं कि इनकी थ्योरी में है क्या। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है इफेक्टिव डिमांड का। इफेक्टिव डिमांड क्या है, कि इफेक्टिव डिमांड इतनी है कि जहां पे एग्रीगेट डिमांड, क्या कह रहे हैं अपन, एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर होगी, एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगी। तो मतलब जहां पर भी लोगों ने जितनी डिमांड करी और उसके बराबर जब सप्लाई हो गई, और जहां पे ये दोनों एक दूसरे से मीट कर रही है, वहां पे क्या होगी, हमारी इफेक्टिव डिमांड होगी। ठीक है। इन्होंने कहा कि ये कब अचीव होगी, जब एग्रीगेट डिमांड या एडी किसके बराबर होगा, एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगा। तो अब अपन को समझना है एग्रीगेट डिमांड क्या होती है और एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है। तो अगर अपन एग्रीगेट डिमांड की बात करें, तो एग्रीगेट डिमांड की मतलब एक एम्प्लॉयमेंट लेवल है, एक लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, उस लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट में लोग क्या कर रहे हैं, मतलब एग्रीगेट डिमांड, टोटल डिमांड कितनी कर रहे हैं, वो बात करते हैं। जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जैसे मान लो कि आप एक इकोनॉमी में वर्क कर रहे हो, अभी आप कुछ नहीं कमा रहे, आपकी कोई इनकम नहीं है, आप एम्प्लॉयड नहीं हो, तो आप डिमांड भी कम करोगे, और जैसे आप एम्प्लॉयड हो जाओगे तो आपकी डिमांड भी बढ़ेगी। तो इसने कहा है कि इट रेफर्स टू द एक्सपेक्टेड रेवेन्यू, ने कहा है कि वो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसने कहा है कि एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे एक पर्सन कितना रेवेन्यू प्राप्त करेगा, एक कंपनी के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं कि एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे, जैसे यहाँ पे 5% एम्प्लॉयड है, तो उस पे उस कंपनी को कितना एक्सपेक्टेड रेवेन्यू मिलेगा, कि एक्सपेक्टेड, ये क्या है, एक्सपेक्टेड है कि अभी तक मिला नहीं है, हो सकता है, इतना अनुमान लगा रही है। जैसे अपन देखते हैं ना, कोई भी बिजनेस खोलते हैं तो अपन ये देखते हैं कि हाँ यार इतना लगभग प्रॉफिट हो जाना चाहिए हमको। तो ये कह रहे हैं कि वैसे ही एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे वो कंपनी कितना रेवेन्यू प्राप्त कर सकती है, यानी कितना रेवेन्यू उसको मिल सकता है। राइट। फिर डिफरेंट एग्रीगेट डिमांड प्राइजेस रिलेटेड टू द डिफरेंट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, कि जैसे जैसे अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ती है, अगर एम्प्लॉयमेंट घटता है तो एग्रीगेट डिमांड भी घटती है। तो मतलब ये अलग अलग होता है। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि डिमांड क्या है, यानी एग्रीगेट डिमांड क्या है, फंक्शन है एम्प्लॉयमेंट का, यानी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो उससे क्या होगी, एग्रीगेट डिमांड भी क्या होगी, बढ़ेगी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों के पास इनकम आएगी तो लोग डिमांड ज्यादा करेंगे, तो ऐसे ही एग्रीगेट डिमांड ज्यादा बढ़ेगी। क्यों, रेवेन्यू ज्यादा प्राप्त होगा फिर कंपनी को। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, अपन बात करते हैं कि देखो क्या होता है जब 20 का एम्प्लॉयमेंट था, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे मान लो ये एग्रीगेट डिमांड है, ये है एम्प्लॉयमेंट है। यहाँ पे कह रहे हैं अपन जब 20 का एम्प्लॉयमेंट था तो उसकी वजह से 230 की डिमांड हो रही थी, मतलब एक्सपेक्टेड था कि ये इतनी डिमांड हो सकती है। फिर जब 25 का था तब डिमांड बढ़ी, क्योंकि लोग ज्यादा एम्प्लॉयड हो गए, जब ज्यादा एम्प्लॉयड होंगे उनको सैलरी मिलेगी तो उससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो रेवेन्यू के एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ जाएगी, तो ये 250 हो गई। फिर 30 पे क्या हो गया, 270 हो गई। फिर 35 पे क्या हो गया, 290 हो गई। और 40 पे क्या हो गया, 310 हो गया। तब इसी को अगर अपन कर्व में देखते हैं तो ये ऐसे कर्व बनता है, एक टाइम पे जाके आगे जाता है, और फिर डिमिनिशिंग रिटर्न के लगने की वजह से ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा ऐसे फ्लैट होने लग जाता है, और ये हमारा है एडी। ठीक है, तो यहाँ पे ये बढ़ता है।
बढ़ते धीरे 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 क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाए, बाकी एग्रीगेट डिमांड उतनी ज्यादा राइज नहीं कर सकती क्योंकि एक लिमिट में राइज करेगी ना वो। क्लियर है? तो ऐसा अपन देखते हैं। फिर उसके बाद अपन आ जाते हैं एग्रीगेट सप्लाई पे। तो एग्रीगेट सप्लाई क्या है? इट रेफर्स टू द प्रोसेस नेसेसरीली फ्रॉम द सेल्स ऑफ आउटपुट एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये बताता है कि अब एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, उस पर नेसेसरीली एक कंपनी को कितना रेवेन्यू मिलेगा। ठीक है, कि मतलब सेल्स से जो भी रेवेन्यू हुआ है वो पर्टिकुलरली कितना मिलेगा, नेसेसरीली कितना मिलेगा, कि मतलब सेल करने के बाद। यहाँ पे अपन अंदाजा नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पे अपन फिक्स कह रहे हैं कि हाँ ये इतना मिलेगा, इस चीज की बात हो रही है। जैसे मान लो अगर इसके अंदर एग्रीगेट सप्लाई बढ़ती है तो उसकी वजह से रेवेन्यू भी कंपनी को बढ़ेगा, और ये दिखती सी बात है, रेवेन्यू हमेशा बढ़ता ही है। बट ये क्या है, फिक्स है, नेसेसरीली है कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और इतना फिक्स है, ये आ चुका है, इस टाइप की ये बात करते हैं। ठीक है, तो अब ये भी किसका फंक्शन है? तो ये एग्रीगेट सप्लाई भी ये क्या है, फंक्शन है किसका? एन का, यानी नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट का, कि अगर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा तो एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर है? फिर अब अपन आके देखते हैं इसका शेड्यूल। इसमें क्या है कि जब 20 एम्प्लॉयमेंट थी तो उसकी वजह से 210 हमारी क्या हुई, एग्रीगेट सप्लाई हुई। एग्रीगेट सप्लाई यानी जितना मार्केट में हम रेवेन्यू ले पा रहे हैं। फिर जब 25 हुई तो उससे क्या हुआ, 240 हुआ। फिर 30 हुई तो 270 हुई। फिर 35 हुई तो 300 हुई, और 40 हुई तो 330 हुई। अब ये क्या होता है, ये जैसे एग्रीगेट सब डिमांड अपन ने देखा था वो ऐसे बढ़ता है। ठीक है, ये एडी ऐसे बढ़ता है, तो ये ऐसे नहीं बढ़ता है। ये क्या बढ़ता है, पहले नीचे से ऊपर जाता है और ऊपर बढ़ता है। देखो ये कैसे बढ़ता है, नीचे से चालू होता है, यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, और ये है अपना एग्रीगेट सप्लाई। यहाँ पे क्या होता है, ये धीरे धीरे ऐसे से ऊपर जाता है, फिर बढ़ता है, और फिर एक टाइम पे जाने के बाद एम्प्लॉयमेंट बढ़ नहीं पाता है। क्यों नहीं बढ़ पाता है? यहाँ से ऐसे मान लो ये ऐसे सीधा है। ठीक है, ये ऐसे सीधा है कि एक टाइम पे आने के बाद एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा, हमारा खत्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक इकोनॉमी में रहने वाले पीपल तो लिमिटेड है ना, आप कितने लोगों को एम्प्लॉय कर सकते हो, वो तो लिमिटेड ही है। तो वो एक टाइम पे आने के बाद ही अपना एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा, इसलिए ये एक सीधा हो जाता है, और एग्रीगेट सप्लाई फिर धीरे धीरे बढ़ती रहती है, भले कुछ भी हो जाए। ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा है। तो क्या होगा कि जैसे ही एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ेगी, क्योंकि एक कंपनी को होने वाला प्रॉफिट क्या हो जाएगा, नेसेसरीली वो बढ़ जाएगा, क्योंकि एक कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। एक बार वापस रिवाइज करवा दूं तो अपन ने देखा केसियन थ्योरी की बात करी, ये कब आई थी, 1930 के अंदर आई थी। इन्होंने क्या कहा, क्लासिकल को क्रिटिसाइज किया। इन्होंने कहा कि जो सप्लाई है वो अपनी डिमांड क्रिएट नहीं करती है, पहले डिमांड होगी फिर सप्लाई होगी। ओके, इनकी जो थ्योरी दी थी, जो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट ऑन मनी, कब दी थी, 1936 के अंदर दी थी। और इन्होंने इस थ्योरी के अंदर इफेक्टिव डिमांड की बात करी। अब ये क्या थी, डिमांड ओरिएंटेड थी, तो अपन ने क्या निकाला, इफेक्टिव डिमांड निकाला। तो इफेक्टिव डिमांड का निकलेगा जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होंगे। और इसकी फिर अजम्पशंस की बात करी कि ये शॉर्ट टर्म को मानते हैं, यहाँ पे मनी वेज रिजिडिटी होती है, वेजेस कम नहीं होते। एग्रीमेंट डिमांड क्या करेगी, आउटपुट डिसाइड करेगी। फिर फुल एम्प्लॉयमेंट पहुंचना मुश्किल है, क्लोज्ड इकोनॉमी होती है, बाहर से ट्रेड नहीं होगा, फिर फुल कंपटीशन होगा। ठीक है, फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न के मतलब नए नए एम्प्लॉयमेंट करते जाएंगे तो उससे डिमिनिशिंग रिटर्न हमको मिलता रहेगा, और यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल नहीं होता है। ठीक है, फिर अपने दो चीज की बात करी, क्योंकि दो चीजों से इक्विलिब्रियम लेना है, एक तो एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड क्या है, एक इकोनॉमी में टोटल जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ता रहता है उससे एक्सपेक्टेड कितना एक कंपनी को रेवेन्यू मिल सकता है, वो एक्सपेक्टेड अभी तक मिला नहीं है, सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो एग्रीगेट डिमांड है। अब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगा। ये अपने बात करी, इसका कर्व देख लिया। फिर इसके बाद अपन ने बात करी एग्रीगेट सप्लाई क्या है, कि एक कंपनी को एम्प्लॉयमेंट बढ़ने पे 100% कितना प्राप्त हो रहा है राइट नाउ, कि उसके अंदर एक्सपेक्टेड नहीं है, बस मिल चुका है अब कंपनी को, तो वो एग्रीगेट सप्लाई है। एग्रीगेट सप्लाई भी किसका फंक्शन है, एम्प्लॉयमेंट का फंक्शन है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ेगी, यानी कंपनी के पास आने वाला पैसा, रेवेन्यू भी बढ़ेगा। इसका अपन ने शेड्यूल एंड कर्व देख लिया है। तो होप आपको यहां तक वीडियो समझ में आई होगी। इसके आगे की वीडियो जो कि है इफेक्टिव डिमांड निकालना, अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी तक आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जल्दी पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।